हाल ही में भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के बीच एक ऐसी घटना हुई है जिससे पूरा भारत स्तब्ध है और लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या ऐसा भी संभव है। हाल ही में ऐसा हुआ है कि एक पाकिस्तानी नागरिक, आपने देखा ही होगा, बहुत से लोगों को भारत से पाकिस्तान भेजा जा रहा था। उनमें से कुछ लोगों ने यह दावा किया कि उनके पास आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज हैं, साथ ही साथ वोटर आईडी भी है और कुछ लोगों ने तो मतदान भी किया है। कल्पना कीजिए, हमारे देश के अंदर ऐसे लोग मतदान कर रहे हैं जो पाकिस्तानी नागरिक हैं। आप यह खबर देख सकते हैं। पाकिस्तानी नागरिक ने दावा किया कि उसके पास आधार कार्ड, भारतीय वोटर आईडी है और उसने वोट भी डाला है। इस बात को थोड़ा विस्तार से समझने की आवश्यकता है कि आखिरकार यह कैसे संभव हुआ। और हमारे देश में अब वह समय आ चुका है जब हमें सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। जो हमारा वोटर आईडी सिस्टम पूरे भारत में चुनाव प्रक्रिया का आधार है, उसे अब और अधिक सख्त और पारदर्शी बनाने की आवश्यकता है। जब यह मामला सामने आया तो मैंने भी वह समय याद किया जब मैं अपने वोटर आईडी के लिए पंजीकरण करवा रहा था। मुझे याद है, मुझसे भी किसी भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं मांगा गया था। बस ऐसे ही बहुत ही आसानी से मेरा वोटर आईडी बन गया था। तो सोचिए, ऐसे तो कितने लोग बना लेते होंगे और देश में कितनी संख्या में ऐसे लोग होंगे जिनके पास वोटर आईडी है और जो मतदान करते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में यह भी दिया गया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद आपने देखा होगा कि सरकार ने यह निर्णय लिया कि सैकड़ों पाकिस्तानी नागरिक जो भारत में रह रहे हैं, अब उन्हें यहां रहने का अधिकार नहीं है। उन्हें भारत छोड़कर जाना होगा। हालांकि कुछ अपवाद रखे जा रहे हैं, जैसे कि कुछ मामलों में महिलाएं जो पिछले 30-40 वर्षों से भारत में रह रही हैं। इस प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि जिन लोगों को पाकिस्तान भेजा गया, उनमें से कुछ लोगों ने यह दावा किया कि उनके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, यहां तक कि वोटर आईडी भी है। इनमें से एक विशेष नाम सामने आया, ओसामा। यह एक पाकिस्तानी नागरिक है। इसने मीडिया में बयान दिया और कहा कि उसे वोटर आईडी कार्ड जारी किया गया था और साथ ही उसने भारत के हालिया लोकसभा चुनाव में मतदान भी किया है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया। इसे देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने जम्मू कश्मीर में बारामूला के जिला निर्वाचन अधिकारी को आदेश दिया कि इस मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज कराई जाए। और यह जो दावा है वह कहीं न कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है। यह चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता से भी संबंधित है। आखिरकार कोई विदेशी नागरिक भारत में कैसे मतदान कर सकता है? कहीं न कहीं जो खामियां और कमजोरियां हैं हमारे वेरिफिकेशन सिस्टम में, वह अब सामने आ रही हैं। पहला प्रश्न तो यही उठता है कि हमारे देश में कौन मतदान कर सकता है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 326 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि यदि आपकी आयु 18 वर्ष से अधिक है और आप भारत के नागरिक हैं तो आप मतदान कर सकते हैं। आजादी के बाद शुरू में यह आयु सीमा 21 वर्ष थी। बाद में संशोधन द्वारा इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हैं। यहां यदि आप देखेंगे तो 2 कानून हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। इसके तहत यदि आप सेक्शन 16 देखेंगे तो यहां बताया गया है कि किन आधारों पर किसी को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। मतलब, आपके पास वोटर आईडी है, लेकिन यदि आप भारतीय नागरिक नहीं हैं तो आप अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। यदि आप मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं और यह न्यायालय में सिद्ध हो गया है तो भी आपका वोटर आईडी निरस्त किया जा सकता है। साथ ही यदि आपके ऊपर भ्रष्ट आचरण या अपराधों का आरोप सिद्ध हुआ है तब भी आपका वोटर अधिकार समाप्त हो सकता है। इसके अतिरिक्त इस पर दंड भी लगाया जा सकता है। मतलब, यदि आपको यह ज्ञात है कि आप गलत कर रहे हैं, फिर भी आपके पास मतदाता सूची में नाम है और आप मतदान कर रहे हैं, तो इस स्थिति में आपको 1 वर्ष तक की सजा और जुर्माना भी लग सकता है। यह हमारे देश के कानून हैं। अब सवाल यह उठता है कि वोटर आईडी बनता कैसे है? मतलब, जब कोई व्यक्ति 18 वर्ष का हो जाता है तो क्या यह इतना आसान है कि वह वोटर आईडी बनवा सकता है? मैं आपको बता दूं कि वोटर पंजीकरण प्रक्रिया में जो सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है वह है फॉर्म 6। आपने देखा होगा और आप में से जिन लोगों ने भी वोटर आईडी के लिए आवेदन किया होगा
उन्होंने यह फॉर्म जरूर भरा होगा। इसमें होता यह है कि जब आप फॉर्म 6 भरते हैं तो आपको अपनी उम्र और निवास स्थान का प्रमाण स्वप्रमाणित दस्तावेज के रूप में संलग्न करना होता है। आपको यह स्वयं घोषित करना होता है कि आप इस स्थान के निवासी हैं और आपकी उम्र इतनी है। साथ ही आपको यह भी घोषणा करनी होती है कि आप भारतीय नागरिक हैं। ध्यान से समझिएगा, आपको कोई नागरिकता का प्रमाण प्रस्तुत नहीं करना होता। आपको केवल एक घोषणा करनी होती है कि आप भारतीय नागरिक हैं। तो मूलतः क्या है कि जो पूरा सिस्टम वोटर आईडी बनाने का है वह पूरी तरह से स्वघोषणा पर आधारित है। कल्पना कीजिए, इतना विशाल सिस्टम, इतना बड़ा लोकतंत्र, और यह केवल एक घोषणा पत्र पर चल रहा है। यह एक गंभीर चिंता का विषय है और इसी के कारण यहां पर धोखाधड़ी के जोखिम स्वाभाविक रूप से बढ़ते हैं, विशेषकर जब आपके पड़ोसी देश पाकिस्तान या बांग्लादेश जैसे हों। तो अब सवाल यह भी उठता है कि इस वेरिफिकेशन प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करता है। देखिए, वोटर रजिस्ट्रेशन की अंतिम प्राधिकृत संस्था होती है ERO, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। यह अधिकारी आपके आवेदन को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है। आपके द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों की जांच और जांच के लिए जो ग्राउंड लेवल अधिकारी होते हैं वे होते हैं BLO, बूथ लेवल ऑफिसर। इन अधिकारियों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि ये ही भौतिक रूप से जाकर यह सत्यापित करते हैं कि आपने जो पता दिया है क्या आप वास्तव में वहां रहते हैं या नहीं। आपने जो दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं क्या वे सटीक हैं या नहीं। लेकिन समस्या ये है कि BLO और ERO पर कार्य का अत्यधिक बोझ होता है। तो सोचिए, क्या इस स्थिति में वे हर आवेदक का सही ढंग से सत्यापन कर पाएंगे? और फिर आजकल आप जानते ही हैं कि थोड़ा बहुत खर्च करके बहुत से काम आसानी से हो जाते हैं। वोटर ID बनवाना भी, यह हमारे देश की सच्चाई है। तो इस अत्यधिक कार्यभार, भ्रष्टाचार और प्रशिक्षण की कमी के कारण विदेशी नागरिक इस सिस्टम का लाभ उठाते हैं और अपने नाम मतदाता सूची में दर्ज करवा लेते हैं। अंततः इससे जो चिंताएं उत्पन्न होती हैं वे क्या हैं? सबसे पहली चिंता, चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता, इलेक्टोरल इंटेग्रिटी। मतलब, यदि कोई गैर नागरिक भी हमारे देश में मतदान कर रहा है तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की बात पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। फिर दूसरी चिंता, लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन। फिर यदि हम बात करें राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता, बिल्कुल सही बात है, विदेशी नागरिक हमारे राजनीतिक सिस्टम में घुसपैठ कर सकते हैं। जासूसी और तोड़फोड़ की आशंका, यह भी गंभीर विषय बन जाता है। साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में जैसे कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, जहां चुनाव होते हैं वहां इस प्रकार से मतदान को बड़ी आसानी से प्रभावित किया जा सकता है। यदि इसी प्रकार वोटर ID बनता रहा तो हमारे देश में अभी तक कोई केंद्रीकृत नागरिकता सत्यापन डेटाबेस नहीं है और यही कारण है कि ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। हाल ही में आपने देखा होगा, प्रयास किए जा रहे हैं कि वोटर ID को आधार से लिंक किया जाए, लेकिन यह अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया है। कुछ सुझाव हैं कि इसे पासपोर्ट रिकॉर्ड या नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर NPR से जोड़ा जाए। कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब देखिए, जो ओसामा वाला केस सामने आया है, जिसमें उसने स्वयं स्वीकार किया कि उसने भारत के चुनाव में मतदान किया है, तो इससे यह सवाल उठता है कि इस प्रकार के कितने और मामले होंगे। क्या इनकी संख्या सैकड़ों में है, हजारों में या लाखों में? इसका अनुमान लगाना फिलहाल मुश्किल है। इसी कारण उस पर FIR दर्ज की गई। लेकिन इस पूरे प्रकरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारे सिस्टम में कितनी कमजोरियां हैं और कहीं न कहीं इसी वजह से अब यह आवाज उठ रही है कि सुधारों की आवश्यकता है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि जो NRC, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, पहले ठंडे बस्ते में चला गया था, उसे दोबारा लाया जाए और सख्ती से लागू किया जाए, ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि कौन भारतीय नागरिक है और कौन विदेशी। इस संदर्भ में कुछ सुझाव दिए जा रहे हैं। सबसे पहले, नागरिकता का प्रमाण अनिवार्य होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति वोटर ID बनवाना चाहता है तो उसे अनिवार्य रूप से पासपोर्ट या जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। आधार कार्ड का कोई विशेष महत्व नहीं है, क्योंकि वह भी आसानी से बन जाता है। तो कुछ न कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे यह सिद्ध हो सके कि आप भारतीय नागरिक हैं, तभी आप मतदान के पात्र होंगे। दूसरा, क्या वोटर ID को आधार से लिंक किया जाएगा? मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। देखना होगा कि इसे अनुमति दी जाती है या नहीं, क्योंकि इससे बहुत सारे फर्जी वोटर ID हटाए जा सकते हैं। साथ ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI और डेटा मिलान
डेटा मैचिंग तकनीकों का उपयोग चुनाव आयोग द्वारा किया जाए ताकि यह पता लगाया जा सके कि सही में कितने फर्जी मतदाता हैं। इसके अतिरिक्त BLOs बूथ स्तर अधिकारी को उचित प्रशिक्षण दिया जाए। उन्हें यह सिखाया जाए कि यह कोई सामान्य कार्य नहीं है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय है। साथ ही इन अधिकारियों को राजनीतिक दबाव में नहीं आना चाहिए, इन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहिए। तो इस प्रकार बहुत सारी बातें हैं जो सुधार के रूप में सामने आ रही हैं। अब सवाल ये है, आपका क्या विचार है? क्या इस प्रकार की घटनाओं को हल्के में लेना चाहिए या फिर हमें बहुत ही कठोर तरीकों से इसे लागू करना चाहिए? आपका सुझाव क्या है? कृपया कमेंट में अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।